हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज हम क्लास 11th का मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपके 40 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है दोस्तों, 40 मार्क्स पक्के आपके, तो कंफर्म है, गारंटेड है 40 मार्क्स। ठीक है, तो मैं कुछ अच्छे से ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, किन क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, किन को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स बिगिन। तो गाइज, ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है क्लास 11th मैथमेटिक्स टर्म 2 सैंपल पेपर। ठीक है, ये हम फर्स्ट सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इस सैंपल पेपर का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 1-2 दिनों में और आपके लिए सैंपल पेपर लेके आऊंगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 40 का होने वाला है आपका, और 2 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, सो सेक्शन ए में दोस्तों 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। तो सेक्शन ए आपको देने वाला है 12 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ए देने वाला है आपको 12 मार्क्स। सेक्शन बी देखो, है ना, 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, तो सेक्शन बी भी आपको 12 मार्क्स देने वाला है। ठीक है, ओके। सेक्शन सी देखिए, 4 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के, तो ये 16 मार्क्स देने वाला है। यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए दोस्तों? टोटल आपके 40 मार्क्स हो गए। तो 40 मार्क्स का पेपर है, और आई गारंटी कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो और मेरे वीडियो के साथ करते हो तो आप 40 आउट ऑफ 40 ले जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा देखो, यहाँ पे देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन सम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में हमें इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 केस बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसके 2 सब पार्ट्स है और हर एक पार्ट 2 मार्क्स का। यानी जो एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। और ये सबसे आसान होता है केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, फ्री के मार्क्स होते हैं। अब आपको जब मैं एंड में करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, देखो, इफ साइन बी इज इक्वल टू 3 साइन 2a प्लस बी, प्रूव दैट 2 10a प्लस 10a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यानी साइन बी इज इक्वल टू 3 साइन 2a प्लस बी दिया हुआ है, तो प्रूव करना है कि ये चीज 0 के इक्वल है पूरा। ठीक है, और ऑप्शन है हमारे पास, प्रूव दैट साइन 23 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 7 डिग्री। तो दोस्तों ये 2 मार्क्स का है, ऑब्वियस है ना, 2 मार्क्स का है। तो आप किसे अटेम्प्ट करना पसंद करेंगे? तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला अटेम्प्ट करना चाहिए, ये वाला अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग खींचने वाला है, और क्योंकि मुझे बहुत सारे सैंपल पेपर आपके लिए लेके आने। ठीक है, सो मैं ऐसे ही ट्रिक्स वगैरह बताते जाऊंगा और कौन कौन से क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने चाहिए। तो मैं आपको ये सेकंड वाला प्रूफ करवाता हूँ। प्रूफ तो मैं फर्स्ट वाला भी करवा सकता हूँ, पर फिलहाल सेकंड वाला आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन 23 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री। ओके, इसे cos 7 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है। तो आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। और कैसे पता लगता है कि ये फॉर्मूले हमें लगाने हैं? लेफ्ट हैंड साइड देखो, एडिशन हो रहा है, राइट हैंड साइड में एक ही टर्म है, तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले लगते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसे प्रूफ के क्वेश्चनों में फैक्टराइजेशन फॉर्मूले ही लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो यहां लगाओ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो 23 और 37 को जब आप ऐड करेंगे 60 बाई 2 आ जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो 23 से 37 जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो ओके माइनस 14 बाई 2 आएगा। 2 साइन 30 डिग्री कैंसिल होके, और कॉस -7। ठीक है दोस्तों, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस माइनस तो खा जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉस ऑफ नेगेटिव ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल। यानी ये जो माइनस, इस पे कोई असर नहीं डालता है, ये चीज ऑलरेडी आपको पता है, माइनस का साइन खा जाता है। तो क्या मैं हटा सकता हूं यहां से माइनस का साइन? बिल्कुल ठीक, यहां से 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो cos 7 अपना क्या आ गया? आंसर आ गया, और मिल गया आपको 2 नंबर। ठीक है भाई, तो आपको सेकंड वाला चूज करना था। ओके, बहुत बढ़िया। सो लेट्स बिगिन आवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल हुज सेंट्रोइड इज ओरिजिन एंड टू
वर्टिसेस आर 2, 4, 6 एंड 0, -2, -5। ओके, सॉल्यूशन देखिए इसका। सेंट्रोइड ओरिजिन में दोस्तों, चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। एक ये हमने बनाया ट्रायंगल, ठीक है, ओके, और मान लेते हैं इसका सेंट्रोइड है, ओ नाम दे रहा हूं, ये 0, 0, 0 होना चाहिए सेंट्रोइड, ठीक है। अच्छा, तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी। ओके, तो ए को अपन ए वाला मान लेते हैं 2, 4, 6, 2, 4, 6। बी को दोस्तों 0, -2, -5। और लेट्स सी मुझे सी निकालना है, ठीक है, तो सी को मैं एक काम करता हूँ x, y, z मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, ये क्या है, सेंट्रोइड है, याद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। मैं अपने बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आपको याद होने चाहिए। वो क्या था, x1 + x2 + x3 by 3, ओके, y1 + y2 + y3 by 3, है ना, कॉमा z1 + z2 + z3 by 3, ठीक है दोस्तों। और ये सेंट्रोइड का और एक किसके इक्वल दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है 0, 0, के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x1 2 है, x2 0 है और x3 x ही है, तो आगे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो x1 + x2 + x3 by 3 था, तो x1 2 है, x2 0 है, ओके, 2 + 0 और x3 x ही था बटे में 3, ठीक है, ओके। अब y1 + y2 + y3, ओके, 4 - 2 + y, 4 - 2 + y by 3, क्योंकि देखो ना दोस्तों y2 खुद -2 है, ठीक है, ये y2 -2 है, ठीक है, ओके। z1 + z2, तो z1 6 है और z2 -5 है, ठीक है, ओके, z1 6 है, z2 -5 है और z3 तो z ही है by 3। अरे दोस्तों ओरिजिन के इक्वल दिया था इसका कोऑर्डिनेट, यानी 0, 0, 0 है ना दोस्तों, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 थे। तो एक बारी इसी 0 के इक्वल रखो, जब आप कंपेयर करोगे तो 2 + 0 2 + x by 3, तो एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा, एक बारी 4 - 2 यानी 2 + y by 3 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड द थर्ड इज 6 - 5, इट मींस 1 + z by 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यहां से आ गया, ओके, 2 + x = 0, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से x आ गया -2, बहुत बढ़िया। अगेन यहाँ से 3 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, y -2 हो जाएगा, और z दोस्तों क्या हो जाएगा, -1। तो थर्ड कोऑर्डिनेट या थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, है ना दोस्तों, थर्ड वर्टेक्स। इसे आप लिख देंगे, ये किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, और सी है ना, सी के इक्वल हमने क्या, ये देखो सी को हमने x, y, z माना था, तो x यहाँ से क्या आ गया -2, y भी -2 और z क्या आ गया -1। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। सो लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड क्वेश्चन, ओके। इफ 10a + b = x एंड 10a - b = y, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 10 एंड 10 दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो पर फिर भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो हमें दिया क्या है, जो दिया है पहले अपन वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपन को दिया है 10a + b, किसके इक्वल दिया है, x के इक्वल, और 10a - b दिया हुआ है, ओके, और ये किसके इक्वल दिया है, y के इक्वल दिया है दोस्तों, ठीक है। मुझे 10 और 10 का वैल्यू निकालना है, तो 10 का 10 के फॉर्म में अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो 2 10a over 1 - 10² आएगा, तो मेरे पास 10a नहीं है बल्कि 10a + b है, तो मैं 10 कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, 10 निकालने के लिए 10 को क्या मैं लिख सकता हूं, 10a + a, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है। ओ सॉरी, 10 को 10a + a लिखेंगे ना, ओके, 10a + a, ठीक है दोस्तों, 10 यार, जैसे 2x को x + x वैसे ही किया है, ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो जो अपन को आंसर दिया है वो a + b फॉर्मेट में दिया हुआ है और a - b फॉर्मेट में, तो मैं एक काम करता हूं कि 10a + a में एक बारी
बी को ऐड करता हूं और फिर दूसरी बारी मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि मैथ का रूल ना टूटे। देखो बी से बी ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है। तो अब देखो इसको एक साथ ले लो, टेन ए प्लस बी को एक साथ ले लो और टेन ए माइनस बी को दोस्तों एक साथ ले लो और टेन एक्स प्लस टेन वाई का फॉर्मूला लगा दो। पता ना दोस्तों टेन एक्स प्लस टेन वाई का क्या फॉर्मूला होता है ना, ये होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ओके, तो टेन एक्स, एक्स की जगह ए प्लस बी है प्लस टेन वाई ए माइनस बी ओवर वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखो, यहां पे आप देखेंगे कि टेन ए प्लस बी की ऑलरेडी वैल्यू है ना, और किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ एक्स सब्सटीट्यूट कर दीजिए और ए माइनस बी वाई के इक्वल है ओवर वन माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया दोस्तों, ये आपका 10(2a) का आंसर हो गया। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन, मैं बोल रहा था ना आपको आसान तरीके बताऊंगा। देखो मैंने ओवरऑल क्या किया, हमें 10a प्लस बी एक्स के इक्वल दिया था और 10a माइनस बी वाई के इक्वल दिया था। 10(2a) की वैल्यू निकालनी थी दोस्तों। अगर 10(2a) की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो और कोई फंडा तो है नहीं, तो मैंने 10(2a) को a प्लस ए लिखा, पर यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला है मेरे पास, तो मैंने b को क्या किया, एक बारी ऐड किया और एक बारी सब्ट्रैक्ट किया। तो a प्लस बी को एक बारी x मान लिया और a माइनस बी को y मान लिया। ठीक है, अब मेरे पास 10a प्लस बी और 10a माइनस बी की वैल्यू तो है ही, और मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया और मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान। अब 10(2b) देखो, दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी चाहिए, एक तो 10(2a) और एक 10(2b). ठीक है, 10(2b). ठीक है दोस्तों, नाउ 10(2b) के लिए देखते हैं। तो क्या मैं 10(2b) को b प्लस बी लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया, b प्लस बी लिख देते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, a को मैं ऐड करता हूं, और अगर मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ओके, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, पर मेरे पास 10a प्लस बी और 10a माइनस बी, माइनस में तो b को होना चाहिए था, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ a प्लस बी तो चलो ठीक है, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस ए में है वो प्लस में बन जाएगा और प्लस वाला बी माइनस बी बन जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि a माइनस बी, टेन ऑफ a माइनस बी, ना कि b माइनस ए, टेन ऑफ a माइनस बी मेरे पास y के इक्वल है। ठीक है, अब 10x माइनस 10y का आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दीजिए। अच्छा, 10x, ठीक है, माइनस y, तो किसके इक्वल होता है, 10x माइनस 10y, ठीक है, ओवर 1 प्लस 10x 10y। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ओके, तो a प्लस बी, ओके, तो 10a प्लस बी, ओ आई एम सो सॉरी, 10, इसे मिटाते हैं पहले, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो मैं इस पूरे को x मान रहा हूँ और इस पूरे को y मान रहा हूँ। ठीक है, तो 10x यानी 10a प्लस बी माइनस 10y यानी 10 ऑफ a माइनस बी ओवर 1 प्लस 10x 10y ओवर 1 प्लस 10x 10y। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, ये बी है, ओहो, ओके, सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 10a प्लस बी एक्स के इक्वल था और 10a माइनस बी, देखो 10a प्लस बी एक्स के इक्वल है, 10a माइनस बी वाई के इक्वल है, सो x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, 10(2b) का। ठीक है दोस्तों, इतना आसान, ओके, कतई जाहिर हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। आगे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड गोल्डन will the vowel never occur together? ओके, एक वर्ड है दोस्तों, सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। एक वर्ड हमारे पास क्या है, गोल्डन, GOLDEN, बहुत बढ़िया, तो गोल्डन है, इसमें 6 वर्ड्स हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड गोल्डन विल वोवल्स नेवर अकर टुगेदर? तो अकर टुगेदर वाला इस सीन नहीं है, कौन सा वाला सिनेरियो है ये, जबकि वोवल्स कभी एक साथ ना आए, यानी वोवल्स ओ और ई है, 2 वोवल्स है दोस्तों, वो कभी भी एक साथ ना आए। तो आपको पता है टोटल अरेंजमेंट्स में से अगर मैं वोवल, पहले मैं टोटल अरेंजमेंट निकालूंगा और फिर मैं ये निकालूंगा वो सारे अरेंजमेंट जिसमें वोवल एक साथ होंगे। तो अगर मैं टोटल में से 7 वाला माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा,
जब वो साथ नहीं होंगे। तो यही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो टोटल देखो, टोटल अरेंजमेंट कितना आएगा, टोटल तो ऑब्वियस है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टोरियल आएगा दोस्तों, ठीक है, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, पता नहीं किसके इक्वल होता है ये, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के इक्वल होता है, ठीक है, या इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ +1 के स्ट्रेंथ से, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो कि वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ओके, हमेशा टुगेदर अकर करें। उस केस में क्या होगा, उस केस में ओ और ई को एक साथ आपको लेना होगा, है ना, जैसे जी एल डी एम तो आ गया दोस्तों, पर ओ और ए को एक मानना पड़ेगा, और ए को एक मानना पड़ेगा, तो टोटल 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। पर आप यहां देखोगे ओ और ई आपस में तो एक्सचेंज हो सकते हैं, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल और हो गया, ठीक है। तो इसे भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेवर अकर टुगेदर का क्या आएगा, चलो मैं इसे कर ही देता हूँ। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा, 5 इंटू ओके 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और नेवर अकर टुगेदर, यानी नेवर, जैसे वोवल नेवर अकर टुगेदर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो उस केस में क्या होगा, टोटल में से आपको ऑलवेज अकर टुगेदर वाला माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल आपका क्या था, टोटल आपका 6 फैक्टोरियल था, और ए वाला माइनस करो। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जब आप माइनस करोगे ना, देखो यहाँ पे, चलो माइनस करके दिखाई देता हूँ मैं यार, माइनस करके दिखा देता हूँ। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जब आपने माइनस किया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऑलरेडी 2 है दोस्तों, तो 5 2 लेके 2 और 5 2 लेके 2, ये तो ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ओके 20 23 60 120 आएगा। तो 120 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से 6 बचा और यहाँ से 2 बचा, ठीक है। तो 120 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 480, आपका क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक चीज पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल, ठीक है, 2 पीपल का ग्रुप है, 2 लोगों का ग्रुप है, बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, ओके। अच्छा, दोनों का सेम बर्थडे होगा, अज्यूमिंग दैट देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है, एंड नो वन हैज हिज स्लैश हर बर्थडे ऑन 29 फरवरी, यानी लीप ईयर वाला केस नहीं बोला गया है ना, लीप ईयर वाला केस नहीं बोला गया है, तो स्टैंडर्ड लेके चलना है 365 वाला, ठीक है। यहाँ देखो, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप ऑफ पीपल बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, दो अलग अलग दोस्तों, दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग, यहाँ पे देखो दो अलग अलग पर्सन है, उनका सेम बर्थडे कब होगा, टोटल साल में एक बारी बर्थडे आता है, तो साल में 365 डेज होंगे, तो एक टोटल आ गया, टोटल आपका 365 डेज होता है। सेम बर्थडे के लिए सेम डे होना चाहिए, और सेम डे तो भाई एक ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/365, क्लियर है, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। दैट्स इट एंड मूव ऑन। ओके दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ओके, 6 चैप्टर से इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन उठ गया ये वाला, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा बताया है कि अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो पहले एक साइड लो और फिर आप दूसरा साइड लो। तो सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं -3 है ना, ओके इज लेस देन इक्वल टू 4 - 7x/2 को सॉल्व करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा और इसको अलग से सॉल्व करूंगा और दोनों के रिजल्ट को कंबाइन कर दूंगा। कुछ बच्चे एक साथ सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है, पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप ऐसे सॉल्व करो, ऐसे गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। ओके, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया या एलसीएम लिया, तो लीजिए, तो 8 - 7x/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो वहां आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -6, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। एक काम करता हूँ, -7x को यहाँ ले आता हूँ +7x, ठीक है, और -6 को यहाँ ले आता हूँ +6, ठीक है, और यहाँ से 7x इज लेस देन इक्वल टू क्या क्या आ गया, 14 आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ से x कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 2। तो ये फर्स्ट
पार्ट से आया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों। नाउ सेकंड पार्ट में क्या होगा, हम 4 माइनस 7x/2 को लेस देन इक्वल टू 18 लेके चलेंगे। तो 8 माइनस 7x/2, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 18। ओके, 2 को वहां आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने एलसीएम ले लिया और 2 पॉजिटिव नंबर है, आप कंफर्म है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। सो वहां जाके मल्टीप्लाई होके 36 आ जाएगा, बिल्कुल 18 टू द 36, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 7x को यहाँ ले जा रहा हूँ और 36 को यहाँ, तो 36 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 7x यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा -28 दोस्तों, बिल्कुल ठीक, -28, ठीक है। अच्छा, 7 यहाँ के डिवाइड कर दो। ओके, और ये -4 यहाँ देखना दोनों का लेके हम लोगों को चलना होगा। यहाँ देखो, ये फर्स्ट है और एक है सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो भाई, फर्स्ट वाला कह रहा है कि 2 या 2 से छोटा होगा, और सेकंड वाला कह रहा है -4 या 4 से बड़ा होगा। तो आपको कंबाइन, आप इनको कंबाइन कर दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखो ना, सेकंड वाला कह रहा है जो x होगा वो -4 या 4 से बड़ा होगा, है ना, और फर्स्ट वाला कह रहा है 2 या 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लेके चलो, ठीक है। मैंने आपको बताया भी एक तरीका क्या बताया, जैसे फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा था लेस देन इक्वल टू 2, एक फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू -4, है ना, ये था ना, बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, नंबर लाइन में एक बारी आप -4 ड्रॉ करो, एक बारी 2 ड्रॉ करो। तो फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है ना 2 या 2 से छोटा, तो यहाँ आप डार्क करोगे क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन है। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है ना कि -4 या -4 से बड़ा। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, -4 और 4 के बीच, ठीक है। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 to 2, ठीक है, या ऐसे लिख लो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है, मर्जी आपकी, जैसे लिख लो, एंड लेस देन इक्वल टू 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यही है ना, बिल्कुल ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ठीक है, show that the points 0, 7, 10, -1, 6, 6 and -4, 9, 6 are the vertices of a right angle isosceles triangle। ये भी 3D से क्वेश्चन उठ गया है, ठीक है, 3 डायमेंशन से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। बताओ, ये देखो वर्टिसेस है ट्राइंगल के वर्टिसेस कौन है, तो मैं लेट कर लेता हूँ इनको, एक को लेट कर लेता हूँ ए, ठीक है दोस्तों, एक को मैं लेट कर लेता हूँ ए, 0, 7, 10, दूसरे को b, -1, 6, 6 एंड थर्ड वन इज सी को -4, 9 एंड 6, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, तो ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आपको शो करने के राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई करेंगे और साथ के साथ कोई दो साइड इक्वल भी होगा। क्लियर है इसे? तो पता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको साइड्स निकाल लो, ए बी बी सी सी निकाल लो तीनों साइड, ठीक है। तो पहले ए बी निकाल लो, पता ना डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ओके, x2, चलो ए बी की बात कर रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, x2 को 0 लेता हूँ और x1 को -1 लेता हूँ, -1 + 1, ये तो इतना तो पुट करने आता ही होगा आप लोगों को। ये 7 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे विल गेट 1, ओके, ये भी 1, ओके, तो ये 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो दोस्तों ये कितना आ गया, ये अपना आ गया √18, है ना, ये आ गया √18। और √18 को आप कैसे लिख सकते हो, क्या आप 2√3 लिख सकते हो? ओके, नहीं 2√3 तो नहीं, 3√2 लिख सकते हो, ठीक है, 3√2, बिल्कुल 3√2, पता है ना कैसे लिखा मैंने, 18 का प्राइम फैक्टर बनाया 3, ओके, यहाँ पे गया 6, 3, 2, 2, 1, तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर निकाल लिया, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम निकालेंगे BC, है ना। सेम BC में देखो, BC x2 माइनस x1 यानी -1 और -4 + 4 हो जाएगा, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर, ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे आएगा -3, अगेन
-3 का भी स्क्वायर 9 होगा, यहाँ तो आ गया 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 0। ये भी √18 के इक्वल ही आया दोस्तों। अगर ये √18 के इक्वल यानी 3√2 के इक्वल आया। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब रह गया हमारा सी ए। ठीक है, ए सी या सी ए, चलो सी ए क्या लेते हैं या ए सी क्या लूँ, मर्जी आपकी। ठीक है, तो x2 - x1, तो एक काम करता हूँ, अच्छा ए को x2, इसको x2 ले लेता हूँ -x1, तो x1 -4 है, तो -+4 का स्क्वायर, y2 - y1 7 - 9 का स्क्वायर, 7 - 9 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ओके, 10 - 6 का स्क्वायर प्लस 10 - 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो 10th का ही क्वेश्चन है यार, प्लस में बेफालतू में दे दिया आपको। बस वहाँ 2D में दिया होता था, यहाँ 3D में दिया है। यहाँ 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ पे क्या आएगा -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, यहाँ पे 4 आएगा दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर तो भाई 16 होता है। ठीक है, ओके 16 16 32 8 36, ओह माय गॉड, ये तो 6 आ गया। ओके, सी ए कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ देखो, क्लियरली सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि सी ए तो √36 है तो 36, ये √18 है, 18 + 18 तो 36। तो पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों वो हो रहा है ऑल्सो सेटिस्फाई हो रहा है ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये किसके इक्वल आया √18 के इक्वल आया था। ठीक है, तो आप कहेंगे हेंस ये पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ के साथ दो साइडें इक्वल भी है, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। सो लेट्स मूव ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। वाह भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया। मैंने बोला था फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन, और ये 8 नंबर का आई थिंक आपका। ठीक है, ये 8 नंबर का, सॉरी 8 कह रहा हूँ, सॉरी 8वां क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, ओहो ओके ओके, मेरा पेन गिर गया। 8वां नंबर आपका क्या है, 8वां जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। 8वां क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी दे दिया ऑप्शन दोस्तों, यहाँ ध्यान दो किसको चूज करोगे आप। ऊपर वाला है डिफरेंशिएट द फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, यानी e√ax + b, e⁻√ax + b, और फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन cos x - π/8 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। भाई ऊपर वाला चूज मत करना दोस्तों, नीचे वाला ही चूज करना। पहली बात तो ऊपर एनसीईआरटी में नहीं है, और दूसरी बात ये आपने पहले भी किया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह का लिमिट आपको पता है। ये में जनरली आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट वगैरह का कंसेप्ट यूज होता है, तो हम सेकंड वाला चूज करना पसंद करेंगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन में किसके इक्वल दिया है, fx दिया हुआ है cos x - π/8 के इक्वल। ठीक है दोस्तों, cos x - π/8 के इक्वल क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से f' यानी ये डेरिवेटिव ऑफ x दिखाता है, किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x + h, ठीक है, माइनस f ऑफ x ओवर h। ठीक है, तो जहां जहां फंक्शन में x है, जहां जहां फंक्शन में x है वहां आप x + h पुट करेंगे। ठीक है, सो cos x + h -π/8, और यहां तो x ही पुट करेंगे, माइनस cos x - π/8। ठीक है दोस्तों, और बाय h आ रहा है। ओके, क्या मैं यहाँ cos c - cos d का फॉर्मूला लगा लूँ, यहाँ देखो इस पूरे को मैं c ले सकता हूँ दोस्तों, और इस पूरे को मैं क्या ले सकता हूँ, इस पूरे को मैं d ले सकता हूँ। ठीक है, तो cos c - cos d का फॉर्मूला क्या मैं लगा सकता हूँ इधर, तो मुझे इसको दोबारा लिखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो ये किसके इक्वल आया था, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, cos x + h - π/8, cos x + h - π/8, और यहाँ पे क्या आया था, माइनस cos x - π/8। डिवाइड में क्या आया था दोस्तों, डिवाइड में आया था हमारा, डिवाइड में h आया था, यही था बिल्कुल। अच्छा, cos c - cos d का फॉर्मूला देखिए, cos c - cos d, तो किसके इक्वल था, ये था -2 sin c + d/2, ओके, sin c - d/2, बहुत बढ़िया।
ओके, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए आप, लिमिट h टेंस टू 0 -2 साइन c प्लस डी। तो जब आप ऐड करेंगे, चलो ऐड कर ही लेते हैं, x प्लस एच माइनस पाई बाई एट प्लस एक्स माइनस पाई बाई एट, ठीक है। ओके ओके, तो c प्लस डी, बिल्कुल, तो कुछ कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, ठीक है। ओके, तो साइन c माइनस डी, तो c माइनस डी में क्या आ जाएगा, c माइनस डी में आपका आ जाएगा x प्लस एच माइनस पाई बाई एट, और क्योंकि माइनस डी है तो माइनस अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स प्लस पाई बाई एट आ जाएगा, ठीक है, बटे में h आ गया बाय x। ओके, बहुत बढ़िया, आगे पेज है, बिल्कुल ठीक, आगे पेज है। तो यहाँ पाई बाई एट से पाई बाई टू कैंसिल हो गया, पाई बाई एट से पाई बाई एट कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, -2 साइन, तो 2x प्लस h, और माइनस पाई बाई एट माइनस पाई बाई एट कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस पाई बाई 4। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, साइन h बाय साइन h है ना, ऊपर और क्या आ रहा है, साइन h, और होल आ रहा है नीचे h। तो दोस्तों साइन एनी ऑफ एंगल बाय एंगल, साइन h बाय h तो 1 होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h क्या होता है, 1 होता है। तो लिमिट यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन 2x, h को 0 पुट कर रहे हैं, माइनस पाई बाई 8, ठीक है, और यहाँ तो इंटू 1 हो गया, यहाँ इंटू 1 हो गया, तो क्या आ गया आंसर आपका, -2 साइन। ओके ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे दोस्तों एक गलती की है मैंने, यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 होता है, तो मैंने यहाँ 2 तो लगाया ही नहीं, बाय में 2 भी आएगा, बाय में क्या आएगा, 2, ठीक है। ओके, शुक्र हमने कैच कर लिया, ठीक है दोस्तों, हमने कैच कर लिया। ओके, कोई बात नहीं, 2 लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, तो 2 लगा देते हैं, 2 इसके नीचे लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ भी मुझे h2 नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन h बाई 2 बाय h बाई 2 ये तो 1 ही देगा, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या आ रहा है, अगले पेज में लिखते हैं, फाइनल आंसर आ रहा है हमारा, अच्छा ये तो कट गया था, 2 तो कट गया था, माइनस साइन, ओके, माइनस साइन 2x माइनस पाई बाय 8 बाय 2 इंटू 1, यही था आंसर अपना। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन, यार पाई बाय, ये पाई बाय 4 नहीं था, मैं कर क्या रहा हूँ, ये पाई बाय 4 था, उफ, जहाँ पाई बाय 8 लिखा है वो वहाँ पाई बाय 4 था, ठीक है ठीक है। ओके, सॉरी दोस्तों, छोटी छोटी क्लासों में, मतलब बड़ी बड़ी क्लासों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो ये पाई बाय 4 है दोस्तों, ठीक है, ये पाई बाय 4 है, चलो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ। ओके, ये पाई बाय 4 इसीलिए क्योंकि यहाँ देखिए ना, यहाँ मैंने पाई बाय 4 था यहाँ तक, तो मैंने यहाँ गलती से पाई बाय 8 लिख दिया था, तो ये पाई बाय 4 ही आना था, तो ये पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x माइनस पाई बाय 8 आ जाएगा, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। और ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने आंसर निकाला, वैसे जनरल आप निकालते तो आप चेक भी कर सकते हो कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, एंगल सेम आ जाता है, इंटरनल डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा, तो आपका फाइनल आंसर बिल्कुल ठीक आया, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया भाई लीनियर इनइक्वालिटी से, बहुत बढ़िया। अच्छा, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली सॉल्व करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो पहला अपन लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट, 35, ठीक है दोस्तों, पहले इक्वालिटी में चेंज करते हुआ, ठीक है। अब इसके लिए x और y की वैल्यू निकालो, इसके लिए आप x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है, x y। जब x 0 है, जब x को 0 पुट करो तो y कितना आएगा, चलो यहाँ पुट करके देखो, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 35/3। 35/3 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया अपना 35/3 हो गया 12.67, ये हो गया, बिल्कुल ठीक। ओके, 2 मिनट, मैंने कुछ गलती किया, 11, ओके, आई एम सो सॉरी, 11.67, ठीक है, 11.67, बिल्कुल ठीक। ओके, जब x यहाँ आपने 0 पुट किया तो y कितना आया, 11.67, और जब y 0 पुट करो एक बारी, जब y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 35/2, 35/2 तो भाई 17.5 आ गया, ठीक है, तो आ गया 17.5, तो 10 ये 0 है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसका ग्राफ भी बना लेंगे। नाउ दूसरे के लिए देखिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अच्छा, तो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना पड़ेगा,
ऑल्सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो एक ग्राफ देखो, ग्राफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अपन को नहीं है। यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। आपको ग्राफ पेज होगा तो आप अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बोर्ड में बना रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। ओके, तो ये ओरिजिन आ गया 0,0। अच्छा, x कहाँ तक वेरी कर रहा है? x जनरली 17.5 तक। एक काम करते हैं, 2 का गैप लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 4 2 4 6 8 10, ठीक है, 12, और कितना आ गया 14, ये आ गया दोस्तों 16, ये आ गया हमारा 18, ये आ गया हमारा 20। बहुत आसान। ऊपर भी 2 का गैप लीजिए। 2 गैप आपकी मर्जी है, आप 5 का भी ले सकते हो, 1 का भी ले सकते हो, 2 का, 3 का, एज यू वांट, ठीक है। तो मैं तो 2 का लेना कंफर्टेबल मानता हूँ। दो इस क्वेश्चन में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड व्हाट 20, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, जब x 0 है तो y 17.5 है, जब x 0 है तो y 17.5 है। यहाँ कुछ आएगा तो इस कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं, इस रिश्ते को नाम दे देते हैं। जब x 0 है तो y 11.67 है। आई एम सो सॉरी, मैं कर क्या रहा हूँ, आई एम सो सॉरी गाइज। होता है, कोई बात नहीं। इसे भी रहने दो भाई, मिटाने में अगर पूरा मिट गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे जब x 0 है तो इसको देखते हैं ना, मैं गलती से इसको देख रहा था, कोई बात नहीं। जब x 0 है तो y कितना है? 11.67 है। देखो, जब x 0 है तो y कितना है? 11.67 है। तो ये 11.67 है, तो 11.67 यहाँ आएगा, तो इसे ऑलरेडी मार्क कर देते हैं। 11.67 लगभग 12 के पास आएगा, 12 के पास आएगा, तो 0 11.67, ठीक है। और जब बेटा y 0 है तो x 17.5 है, ये आएगा अपना 17.5, तो आएगा अपना 17.5, तो यहाँ होगा बिल्कुल, यहाँ 17.5, तो x 17.5 है। जब y क्या है? y 0 है। तो इसको आप मिला दीजिए, बहुत बढ़िया। और इसमें आप नाम लिख दीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, यहाँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इस पे मैं नाम लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 35 का ग्राफ है, ठीक है। तो दोस्तों अगला ग्राफ किसका आया था? y इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों y इज इक्वल टू 3 कहाँ पे? y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है ना। y इज इक्वल टू व्हाट? 3। तो ये y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है, और यहाँ लिख दीजिए y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और अगला ग्राफ x इज इक्वल टू 2 का है, तो x इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे है, तो और ये पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, x इज इक्वल टू 2, तो ये x इज इक्वल टू 2, ये दोस्तों x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 कहते हो, और x एक्सिस को क्या कहते हो? y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0। भाई y एक्सिस ही x इज इक्वल टू 0 होता है, और x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब देखो इन इक्वेशंस क्या दिए हुए हैं अपन को, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 35 होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पुट करके देखो 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 35, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो जो इसकी मार्किंग होनी है, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 35 वाले ग्राफ की मार्किंग होनी है, वो ओरिजिन के साइड होनी है। तो मैं एरो लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा एक यहाँ पे एरो, कि इसकी मार्किंग मैंने जस्ट इस साइड करनी है, तो हल्का सा एरो लगा दीजिए, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ऊपर ही आएगा। देखो ना, y इज इक्वल टू 3 तो ऊपर ही आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये इधर आ रहा है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपका ये वाला शेडेड रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका शेडेड रीजन, इसको आप शेड कर लीजिए। सबको शेड नहीं करना है, शेड उसी को करना है जो आपका कॉमन रीजन है, जो आपका क्या है कॉमन रीजन। मिल गया आपको 3 नंबर, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। यार इससे आसान तो मैं क्या बनाता, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। कि अच्छे से तैयारी करो, पेपर अच्छे से दो और प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 10 में मूव ऑन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डिफरेंशिएट द फंक्शन √2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओ माय गॉड, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। ठीक है भाई, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इस बारी हम ऊपर वाले को करते हैं, चलो ठीक है, इस बारी ऊपर वाले को करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनमें से किसी को भी चुन लो जो आपको कन्वीनियंट लगे। मैं ऊपर वाले को चुन रहा हूँ, दोनों ही आसान है। ठीक है, पर दोनों क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से आगे देखो। ठीक है, तो बहुत जरूरी है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो बिल्कुल मिस आउट ना करना उसको। तो fx किसके इक्वल दिया हुआ है? fx दिया हुआ है √2x + 3 के इक्वल। अच्छा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x किसके इक्वल होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x ओवर h। ठीक है, अच्छा, तो जहां जहां x है वहां आप इसमें x + h सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी √2 x की जगह x + h और +3। ठीक है, और यहाँ पे तो x से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, यानी √2 ओके 2x + 3। ठीक है, बाय में क्या आ गया? h आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखो ऊपर रूट को कैसे सॉल्व करें, ऊपर रूट को कैसे सॉल्व करें ये मायने रखता है, और सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो मैं एक स्टेप करने वाला हूँ यहाँ पे। एक स्टेप देखो, मैं जैसे याद है जब नीचे से रूट हटाना होता था तो हम रैशनलाइज करते हैं, तो ऊपर भी तो कर सकते हैं। यहाँ माइनस है, हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ गया 2x + h + 3। अगर यहाँ माइनस है ना, अगर यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ यूज करूंगा प्लस √2x + 3। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है ताकि रूल ना टूटे, इसलिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल गेट दोस्तों? लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, a - b a + b, a² - b², तो ये तो रूट हट ही जाएगा, a² - b² है ना, तो ये आएगा 2x + h + 3 a² - b², तो -2x + 3। देखो ना, है ना, आपको एक चीज ऑलरेडी पता है कि a - b और a + b किसके इक्वल होता है, इसलिए तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, a² - b²। तो ऊपर से रूट हट गया, पर नीचे अभी भी रूट है, तो यहाँ रहा h। ठीक है, पर यहाँ रूट आ गया, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रूट आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर यहाँ प्लस आ रहा है, तो प्लस के साथ मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ। 2x + h + 3 प्लस, बीच में प्लस आ रहा है, ये अच्छी बात है, 2x + 3। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ऊपर पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, आप ऊपर आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 था, अभी लिमिट पुट नहीं किया। 2 को अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करो, x से और h से, 2x + 2h है ना, 2x + 2h + 3। ठीक है, यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2x - 3 है ना, -2x - 3, यही है, बिल्कुल ठीक। और नीचे क्या आ गया दोस्तों? नीचे आ गया h, ओके h रूट, ओहो, √2x + h + 3 प्लस √2x + 3, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 2, अच्छा सॉरी, 2h नहीं कट रहा है, 2x कट रहा है ना, तो इसको अपन इरेज करते हैं। यहाँ देखिए 2x से बेटा 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और देखो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा? ऊपर 2h/h बचेगा, तो यहाँ भी कैंसिलेशन डायरेक्ट कर ही दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या अगले स्टेप में कर सकते हो आप। अब आप देखो पुट करो, अब ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर बचा सिर्फ 2, नीचे आ रहा है h = 0, पुट करो। h = 0 जब आप पुट करेंगे तो 2x + 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2x + 3। ओके, तो h = 0 तो आपने पुट कर दिया ना, चलो या ऊपर ना काटो तो भी चलेगा। अच्छा, h = 0 आपने पुट कर दिया, तो यहाँ से लिमिट आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुट करने के बाद अपनी लिमिट नहीं हटाना है। ठीक है, तो ये √2x + 3 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, तो 1/√2x + 3 आंसर हो गया हमारा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है यार, देखो ऊपर क्या क्या है, ऊपर मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस वन में आप समझ गए। देखो यहाँ से क्या हुआ कि -2x + 2x कैंसिल आउट हो गया, +3 - 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा तो 2h ना,
तो 2h बाय नीचे s था तो s मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, 2 जो बचा हुआ था मैंने यहाँ उतार दिया और लिमिट भी साथ के साथ मैंने क्या कर दिया दोस्तों, पुट कर दिया। ठीक है, देखो और वैसे भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आपका आएगा वैसे, पर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना था और बहुत आसानी से हमने कर लिया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, इसेंट्रिसिटी, ओके, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। ओके दोस्तों, तो एलिप्स है, एलिप्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन कह रहा हूँ, एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है 16x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 400। आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है दोस्तों, राइट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए। तो दोनों साइड आपने 400 से जब आपने क्या किया, डिवाइड किया तो 400 यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, देखते हैं, कैंसिल आउट कीजिए। ओके, 16 टू द, पहले तो आप यार इसे 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 5 द 40 50, अच्छा 8 टू द, अच्छा बिल्कुल ठीक, 25 पे कैंसिल आउट हो रहा है। और ये 25 पे किस पे कैंसिल होगा, 16 पे, देख लेते हैं, 5 पे पहले कैंसिल करके देखो, सॉरी ये 80 आ रहे हैं, 5 से दोबारा करो तो 1, बिल्कुल 16 पे हो रहा है ना दोस्तों। तो कैंसिल आउट होके क्या आ गया, यहाँ पे x² बाय 25 आ गया, है ना, और प्लस y² बाय 16 आ गया, इज इक्वल टू व्हाट 1। क्या मैं 25 को लिख सकता हूँ x² बाय 5 का स्क्वायर, ओके, y² बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट दोस्तों 1। बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपका a का वैल्यू क्या आ रहा है 5 और b का वैल्यू क्या आ रहा है 4, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू क्या आ रहा है 4, है ना, कंपेयर करके देख लो ना यार, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है दोस्तों 4 आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन देखो, अच्छा a ग्रेटर देन b है, यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन b है और ये x एक्सिस के जो 5 है जो बड़ा वाला है x² के नीचे, यानी जो हमारा मेजर एक्सिस है x एक्सिस में लाई करता है, मेजर एक्सिस x एक्सिस में लाई करता है। ठीक है, x एक्सिस, ये आपको पता ही होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन में चलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, तो पहला पार्ट मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस क्या था दोस्तों, मेजर एक्सिस था 2a मेजर एक्सिस की लेंथ हुआ करती थी, तो 2 × 5 कितना आ गया 10 यूनिट। ठीक है, माइनर एक्सिस क्या आ गया 2b, यानी कितना हो गया 8 यूनिट। ठीक है, और क्या बोला है सेकंड पार्ट, क्या बोला है दोस्तों, ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको एक्सिस पता होना चाहिए था, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है दोस्तों, वर्टिसेस कहाँ होगा, ध्यान दो, एक्स एक्सिस में मेजर एक्सिस है तो ऐसा एलिप्स होगा, है ना, एलिप्स ऐसा होगा दोस्तों, और इसे कहते हैं आप वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स, और जो या वर्टिसेस का जो यहाँ पे इक्वेशन आएगा वो ±a,0 आएगा। ठीक है, तो ये ±a,0 यानी 5,0, तो एक बारी +5,0 एक बारी -5,0। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, थर्ड देखिए, अच्छा सेकंड में ही, अच्छा ये थर्ड है, ओह माय गॉड, ये थर्ड पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, थर्ड पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो दोस्तों फोकाई देखो, ध्यान दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होता है, यहाँ पे ±3,0 होता है, क्योंकि फोकाई एक यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो इसके फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ±3,0 होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, पर c निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है a² = b² + c² होता है, तो दोस्तों क्या c यहाँ से 3 आ जाएगा, 25 - 16 = c², c² 9 के इक्वल आ गया, यानी c 3 यूनिट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इससे क्या आ गया ±3,0, बहुत बढ़िया भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन है और इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इस लेक्चर को आपने ध्यान से पूरा एंड तक देख लिया तो आपके 40 में से 40 तो देखो पक्के हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों अभी के अभी, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, सो ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो अभी आगे करते हैं फोर्थ इसेंट्रिसिटी क्या था दोस्तों, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स क्या था, आगे पेज नहीं है तो यही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा मैं मिटो देता हूं, इसेंट्रिसिटी क्या c/a था, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स दोस्तों क्या था, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स वाज नथिंग बट c/a।
ओके, और इसेंट्रिसिटी जनरली लेस देन 1 होता है, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या था, c बाय c किसके इक्वल है 3, ठीक है, a किसके इक्वल है 5, इसेंट्रिसिटी है। फिफ्थ पार्ट क्या बोला गया है दोस्तों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, लेटस रेक्टम किसके इक्वल होता था, लेटस रेक्टम होता है दोस्तों 2b स्क्वायर बाय a के इक्वल होता है, ओके 2। तो b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा दोस्तों, और a कितना आया 5, है ना, तो 32/5 आपका क्या है, आंसर है। मिल गए 4 नंबर भाई, पक्के हो गए, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 12th क्वेश्चन है। और देखो नीचे वाला नहीं करना है अपने को ऊपर वाला करना है। आप खुद देखो ना, तो कौन सा चूज करना पसंद करोगे। और मुझे नहीं लगता कि नीचे वाला सीबीएसई में आएगा कभी भी, लगभग ऊपर वाले भी कम चांसेस है, पर आने ये आ सकता है, बड़े आराम से आ सकता है प्रूफ करने को, ठीक है। चलो भाई प्रूफ करते हैं। एनसीटी का क्वेश्चन तो नहीं है, पर अपन भाई कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे cos 40 डिग्री है, cos 80 डिग्री है, और cos 160 डिग्री है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और किसके इक्वल प्रूफ करना है, -1/8 के इक्वल प्रूफ करना है, यानी cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 160 डिग्री, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके एक काम करते हैं, cos 40 और cos 160 को एक साथ लेते हैं। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं मैं बताता हूं अभी, ठीक है। तो cos 80 को इधर रहने दो, ठीक है, और यहाँ पे cos 40 डिग्री, और मैंने वैसे बताया कि एंड वैल्यूज को लेके ज्यादा फायदा होता है। तो आपको नहीं लगता है दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि cos A cos B में काश यहाँ 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाने से हमें कुछ फायदा मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दूं तो मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 cos A cos B किसके इक्वल होता था, 2 cos A cos B दोस्तों किसके इक्वल होता था, 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, एम आई राइट, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B किसके इक्वल होता था, 2 cos A cos B के इक्वल होता था। तो यहाँ आप cos 180 डिग्री लिखिए, और देखो cos A प्लस B यानी 40 प्लस 160 200 डिग्री आ गया, और cos A माइनस B यानी 40 माइनस 160, तो ये -120 डिग्री के इक्वल आ गया दोस्तों, ठीक है। और cos ऑफ माइनस थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस साइन खा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि मैं अब दोस्तों ध्यान से देखो ना, क्योंकि मैं अब cos 120 डिग्री निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। अभी बचा क्या, 1/2 इंटू cos 80 डिग्री था, ओके। तो और cos 120 को cos माइनस 120 को cos 120 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऊपर यहाँ था cos, अच्छा बीच में प्लस भी था ना, सो सॉरी, बीच में प्लस भी था, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, तो यहाँ प्लस भी था, ठीक है। तो cos 200 डिग्री प्लस cos 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं cos 120 को लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, बिल्कुल ठीक। और दोस्तों cos 90 प्लस 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 प्लस 30 की वैल्यू क्या होगी, 90 पे रेशियो चेंज होता है तो माइनस साइन आएगा, माइनस क्यों आ रहा है, रेशियो चेंज हुआ तो साइन आया, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं, 90 में ऐड हो रहा है इसलिए माइनस आएगा, ओके। और sin 30 1/2 होता है तो -1/2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 cos 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आ गया cos 200, तो 200 को मैं ज्यादा क्या लिख सकता हूँ, ज्यादा मैं लिख सकता हूँ दोस्तों cos 180 प्लस 20 लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। हाँ ये लिख सकता हूँ, और क्या 120 प्लस नहीं 180 प्लस 20 लिख सकता हूँ, पर कोई फायदा होने वाला है फिलहाल तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, cos 200 को cos 200 ही रहने दो, और यहाँ पे आ गया -1/2। एक काम कीजिए, अब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, और कोई चारा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब हम दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा 1/2 को बाहर रहने दो, यार देखते हैं अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 1/2 cos 80 डिग्री cos 200 डिग्री, ठीक है, -1/2 1/4 cos 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो एक काम करता हूँ, यहाँ भी देखो cos A प्लस बी का फॉर्मूला तो बनता हुआ मुझे दिख ही रहा है, cos A cos B,
कॉस ए कॉस बी का, पर मुझे ऊपर 2 चाहिए होगा तो 2 मैं नीचे डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो और 1/4 मैं साथ ही साथ कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से 2 कॉस ए कॉस बी किसके इक्वल था, कॉस ए प्लस बी, यानी ये आ जाएगा 280, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी में दोस्तों अगेन क्या आ गया, 120 आ जाएगा, माइनस 120 आएगा, पर आपको पता ही ये इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस 80 डिग्री, ठीक है, कॉस 80 डिग्री, बहुत बढ़िया, ओके। 1/4, ये भाई लंबा क्वेश्चन है, आगे पेज है ना, ओ माय गॉड आगे पेज तो है ही नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 280 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 360 माइनस 80 डिग्री, पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कॉस 280 को वैसे ही रहने दो, एक काम करो। अच्छा, अभी कॉस माइनस 120 कॉस 120 के इक्वल होता है, ठीक है, और कॉस 120 की वैल्यू मैंने अभी निकाला -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है, माइनस कॉस 80 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक काम करो, इनको एक साथ लो बेटा, इनको एक साथ लो, कॉस 280 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 80 डिग्री। अब देखो आगे पेज तो है नहीं, पर मैं इस पेज में कर रहा हूं और मैं लिख दे रहा हूं यहाँ जो 12th क्वेश्चन है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, 12th क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बाहर 1/4 ऑलरेडी था, कॉस 280 डिग्री था, और माइनस था क्या, अब माइनस कॉस 80 डिग्री, बहुत बढ़िया, और -1/2 था, तो यहाँ आ गया -1/2। ये अच्छा क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है आप लोग, ठीक है। अच्छा, cos c माइनस कॉस डी किसके इक्वल होता था, cos c माइनस कॉस डी आपको पता है, cos c माइनस कॉस डी -2 साइन, अभी मैंने पीछे बताया था, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी यानी 280 प्लस 80 360/2, अच्छा, cos c माइनस साइन c माइनस डी बाई 2 यानी 200/2, ओके, -1/2। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 1/2 आ रहा है, ऊपर से -2 साइन 180 डिग्री, ओके, यहाँ साइन 100 डिग्री, -1/2। भाई साइन 180 तो जीरो होता है, तो देखो क्या हो गया, यहाँ 1/2, ये पूरा जीरो हो गया, -1/2, ओहो ये 1/4 था, ये मैं 1/4 लिखता हुआ आ रहा था, I'm so sorry guys, 1/4, तो आ गया भाई 1/4 इंटू -1/2, माइनस, तो किसके इक्वल आ गया आंसर, -1/8 के इक्वल आ गया आंसर, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था भाई। कॉस साइन 180 जीरो के इक्वल होता है दोस्तों, पता ना n पाई जीरो के इक्वल होता है, यानी n इंटू 180, तो n 1 रखो तो पाई आएगा, पाई यानी 180 डिग्री जीरो के इक्वल रखे हो जाएगा, साइन 180 डिग्री जीरो के इक्वल होता है ना, मैं ट्रिग्नो में पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, तो -1/8 आ गया, हेंस प्रूफ, ठीक है दोस्तों, मजा आ गया, ये भाई अच्छा क्वेश्चन था, सच बोलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था 12th, ठीक है, 12th वाज द मस्त क्वेश्चन, मतलब अवेजम क्वेश्चन है, तो ठीक है, ओके। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुआ तो आप दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए और साथ के साथ पेन कॉपी लेके सॉल्व कीजिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भाई प्रोबेबिलिटी से उठ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन उठ गया प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो 2 नंबर का पहले उठा था, 4 नंबर का 6 नंबर का आ गया प्रोबेबिलिटी से आपका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इट कंटेन्स ऑल किंग्स, 3 किंग्स एंड एटलीस्ट 7 किंग्स। तो यार आसान है, अगर आपको पीएनसी आता है ना बेटा, अगर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपको आता ही है लगभग, क्योंकि अप्रोच 9th 10th वाला ही टोटल नीचे और जो पूछ रहा है ऊपर, पर अब पीएनसी के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे हम। देखो पहला पार्ट क्या है, अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स। तो मुझे बताओ टोटल कितना कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स है, 52 में से 7 कार्ड निकाल रहे हैं, तो 7 कार्ड निकालने की, टोटल 7 कार्ड्स निकालने की जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है 52 C7 हो गया दोस्तों। और फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है ऑल किंग्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी के, ऑल किंग्स आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल किंग्स, ऑल किंग्स। अब यहां देखो, तो टोटल हमेशा नीचे आता है 52 C7, ठीक है, टोटल तो नीचे आएगा ऑल किंग, हाँ भाई 4 किंग होता है, किंग कितना होता है, किंग 4 होते हैं, और ऑल किंग यानी 4 में से 4 किंग आ गया, पर अभी 7 निकाल रहे हैं हम लोग, 7 निकाल रहे हैं,
अभी भी 3 बाकी है, तो बच्चे कितने 48, 48 C3। और यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 और 3 ऐड करके 7 देगा। क्लियर है इसे? तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर फर्स्ट आंसर। ठीक है भाई, सॉल्व तो कर लोगे, है ना? +1 के स्टूडेंट हो आप लोग। 3 किंग्स, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 किंग्स? ओके, 3 किंग्स का क्या आ जाएगा दोस्तों? किंग तो टोटल 4 ही है, 4 में से 3, और यानी 3 किंग और 4 नॉन किंग, क्योंकि टोटल 7 निकाल रहे हैं ना यार, टोटल 7। अगर 3 किंग हो गया तो 4 नॉन किंग होने चाहिए। ठीक है, तो 4 से 3 नॉन किंग कितना होता है 48। 48 कैसे आया 52 - 4। ठीक है, और यहां से आ गया तो ओके, और टोटल नीचे लिख दो 52 C7। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा पहले इसको मिटाते हैं। आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा इस पेज का। ठीक है, ये 12th का आंसर था। ओके, और थर्ड देखो बेटा, थर्ड क्या है? थर्ड है दोस्तों एटलीस्ट 3 किंग्स। ओ, कम से कम एक किंग, एटलीस्ट 3 किंग्स। ओके यार देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल नीचे आएगा, टोटल जो आप 7 निकाल रहे हो। ठीक है, एटलीस्ट 3 किंग, यानी हो सकता है कि 3 किंग आए और 4 नॉन किंग। ठीक है, एटलीस्ट 3 किंग बोला है ना दोस्तों, यानी 3 से कम नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, पर 3 से ज्यादा हो सकता है 4 किंग, या तो हो सकता है 4 किंग। पर आप खुद ध्यान दो, 4 से ज्यादा हो सकता है नहीं, क्योंकि 4 से ज्यादा किंग ही नहीं है। तो 3 किंग, 3 किंग में क्या आएगा दोस्तों? 3 किंग में आएगा, अभी तो निकाला था 3 किंग का हमने, 3 किंग का निकाला था हमने 4C3 इंटू 48 C4, है ना? फिर आप इसको ऐड करो, 4 किंग 4C4 इंटू 48 C3 बाय में टोटल कितना था 52 में से अपन 7 निकाल रहे थे। आपका क्या है आंसर? गारंटेड है, बिल्कुल सही आंसर आएंगे अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो। ठीक है दोस्तों, ओके नाउ लेट्स मूव ऑन 14 क्वेश्चन। और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं, बच्चे डर जाते हैं। बच्चे क्यों डरते हैं? ओ माय गॉड, क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आंसर क्या होगा, और आंसर इसके पिद्दी होते हैं। ठीक है, आंसर इसके दोस्तों पिद्दी होते हैं। तो एक मन मार कर अच्छे से पढ़ लो थोड़ा क्वेश्चन को। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, क्वेश्चन को समझ लेते हो, दैट्स इट। मेन तो देखो, 2 पार्ट अपन को सॉल्व करने दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड। एक पार्ट 2 नंबर के, एक पार्ट 2 नंबर के, मिल गए 4 नंबर। तो डरना नहीं अपने को, सबसे आसान फ्री के नंबर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं। चलो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, पहले पढ़ लो। बसंत हैज अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखो कहानी बता रहे हैं कि बसंत के पास एक प्लेइंग कार्ड है 52 पैक का। ठीक है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज to choose the different types of card combination using the knowledge he acquired in the chapter permutation and combination। ठीक है, पीएनसी उसने पढ़ा होगा, फिर वो क्या करना चाहता है कि अलग अलग मतलब कॉम्बिनेशंस बनाना चाहता है कार्ड्स का। ठीक है, दैट्स इट। हियर आर सम कॉम्बिनेशन ही इज ट्राइंग टू गेट। तो पहला क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। घटिया क्वेश्चन, सबसे बेकार क्वेश्चन दोस्तों, और अगर आप इसे छोड़ दो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, मैं सच बोलूं तो। ठीक है, देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है यहां, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52C4 हो गया, तो इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड सेम सूट के, टोटल 4 सूट होते हैं। ठीक है, और हर एक सूट में 3 कार्ड होता है, 13 कार्ड होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल 4 सूट होता है और हर एक सूट में दोस्तों 13 कार्ड होता है। ठीक है, तो हो सकता है 13 में से 4 निकल जाए, या तो 13 में से दूसरे 13 में से 4 ही हो सकता है कि ये रेड वाला मतलब वो वाला हो, स्पेड हो, फिर एक क्लब हो, ठीक है, फिर मतलब हार्ट हो, और ये वाला क्या हो, डायमंड हो। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व कीजिए, या इसे जो सेकंड वाला मैंने किया है, सेकंड वाले में ज्यादा कुछ नहीं है ना। 13 ओके 13C4 4 बार ये ऐड हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 13C4। इसे कैलकुलेट कीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। और यहां देखिए भाई फर्स्ट यहां मैंने ऐड क्यों किया, ऐड इसीलिए किया है क्योंकि 4 4 यार देखो, मुझे 4 ही देखो, हाउ मेनी ऑफ दिस 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो 4 कार्ड निकालने पर अलग अलग सूट क्यों होनी चाहिए, 4 कार्ड एक ही
मतलब 13 में से 4 आ गया, 13 में से 4 आ गया। अगर एक ही पूरा कंप्लीट 4 कार्ड दे रहा है तो अलग अलग पॉसिबिलिटी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड, तो 52 C4 आपका पहले का आंसर था, और 4 इंटू 13 C/4 और 13 C4 आपका सेकंड का आंसर था, ठीक है दोस्तों वैसे तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप